नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। आज हम लोग पुनः सुनने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई एक और कहानी, उसने कहा था, जो कि पूर्वदीप्त शैली की प्रथम कहानी है, जिसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए सुनते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जबकि बड़े चौड़े सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, तो कभी उसके गुप्त अंगों से डॉक्टर को लजा देने वाला परिचय दिखाते हैं। कभी राह चलते पैदल की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीर कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। संसार भर की ग्लानि और क्षोभ के अवतार बने ना के सीध में चले जाते हैं। तब अमृतसर के उनकी बिरादरी वाले तांगे तंग गलियों के चक्कर में हर एक लग्गी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो बचो खालसा जी बचो, हटो भाई ठहरना जरा, अरे लाला जी आने दो कहते हुए चिल्लाते रहते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उसकी वचनावली के ये नमूने होते हैं। अरे हट जाओ जीणे जोगियों, हट जाओ कर्मा वालियों, हट जाओ पुत्ता वालियों, इस तरह की समष्टि में बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि तू क्या मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, अरे बच जा जरा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके साथ ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिने बिना न हटता था। लड़के ने कहा, तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा कर और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों एक साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें तरेर कर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। एक दिन फिर जब लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़के की संभावना के विरुद्ध लड़की बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ऐसे रेशम का कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदक में बैठे हड्डियाँ अकड़ गईं। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा है और मेह बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। 2-3 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ बंदूकें हिल जाती हैं और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इसी गैबी गेल से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ 25 दिन में जलजले होते हैं। कहीं कहीं बंदूक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में कहाँ छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में ही बिता दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथ झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। कहती है दाम नहीं लेगी। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी में बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे कहना। मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना भी ना नसीब हुए। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंक देते हैं। उस दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जर्मन ने हट जाने का मकाम न दिया होता तो
नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़े तो क्या होगा सूबेदार जी। सच है, लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धसा है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियों के सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिंगड़ी में कोयला डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल लो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक का चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर खिलखिलाकर सब हंस पड़े। उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में दे, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने का हठ करती है, होठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कम्बल उसे उड़ाते हो और अपना सिंगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे आप देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम बीमार न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सर होगा और हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात करते हैं, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसा है? दिल्ली शहर ते पिसेर नू दियो, ऐसे ही गाना गाते हैं। कौन जानता है कि दढ़िया वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चा गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। दोपहर हो गई, रात हो गई, अंधेरा सन्नाटा। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों को अपने दोस्तों को कम्बल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कम्बल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ और एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा कर रहा। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो, लहना ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कैसे कहो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, परसों मेरे लिए दूसरी गरम जर्सी आई है, आज सवेरे ही तो मेरे पास पहुंची है। बिलात से बुनबुन कर भेज रही हैं मैं उनका गुरु भला करे। यह कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं क्या, झूठ? यूँ कहते हुए उसने अपनी जर्सी जबरदस्ती बोधा सिंह को पहना दी और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम के जर्सी की कथा वाली कथा तो झूठ ही थी। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह के दरवाजे पर आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर, हुक्म, कहकर सूबेदार तनकर खड़ा हो गया और फौजी सलामी देने लगा। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराए हैं। तुम यहाँ से 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर जाओ। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहना। हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई न रहना चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मोर्चा लिया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया।
मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे बढ़ाते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा। बाल बोले। तब तक उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ गायब हो गए। उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उस रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई में हम पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली और ऐसी बड़ी सींगें मैंने कभी न देखी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकल गए। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेकर आता हूँ, कहकर लहना सिंह खद्दक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय किया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी कोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा देर तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें भी की हैं। सौहरा साफ उर्दू बोलता है, फिर किताबी उर्दू। मुझे सिगरेट पीने को दिया है तो अब मारे गए। धोखा। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से ही जाओ, पत्ता तक न खुड़ के। देर मत करो। हुक्म तो यही है कि ऐसी की तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म है। जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। यहाँ पर तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 1 सिख 10 लाख के बराबर है। जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे की सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने वाले थे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर दे मारा। धमाके के साथ साहब का हाथ दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी लिए 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। उन्होंने उसे अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा टली। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों साहब, मिजाज कैसा है? आज तो मैंने बहुत सी बातें सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, और यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग भी होते हैं, और ये भी सीखा कि मुसलमान जल चढ़ाने जाते हैं। पर यह तो बताओ, ये ऐसी उर्दी कहाँ से सीख के आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते थे। लहना सिंह ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्क मौलवी मेरे गांव आया था। औरत को बच्चा होने का ताबीज़ बांटता था और दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पाठ कर उनसे विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। इतने में लेफ्टिनेंट साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना सिंह की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर्स ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुन सब दौड़ाए। बूढ़ा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था, मार दिया, और सबसे हाल कह दिया। बंदूकें ले सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन सिख
जर्मन चिल्लाकर खाई में घुसे। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को तो रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8 और बाकी सब वहाँ 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ चढ़ कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी द खालसा, और धड़ाधड़ बंदूक के फायर जर्मनों की पीठ पर होने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्कों के बीच में फंस गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसा रहे थे और आगे से लहना सिंह के साथी। एक किलकारी और अकाल सिखां दी फौज वाहे गुरु जी दी फतह कहते हुए सर सित्ती अकाल पुरुष और लड़ाई खत्म। 63 जर्मन या तो खेद कर रहे थे या कराह रहे थे। सिखों में से 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली लगी। लहना सिंह की पसली में एक गोली और लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया और बाकी पर साफा बांध कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी था। लड़ाई के समय चांद निकल आया, और ऐसा चांद जिसके प्रकाश से समृद्धवादियों कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और ऐसी हवा चल रही थी कि जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंतवीणोपदेशचार्य कहलाती थी। वजीरा सिंह कह रहा था कैसे मन भर के फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही है मिट्टी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन और कागज पात की जानकारी पाकर उसकी बुद्धि को सराहा और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने भी सुन ली। उनके पीछे टेलीफोन कर दिया और वहाँ से झट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। बोध सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, पर उसने यह कह टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को सूबेदार छोड़कर जा नहीं रहे थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध, तो इस गाड़ी में न जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां ही आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। अच्छा। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था सो मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे और अपनी सूबेदारनी से तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और भी कह देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, जरा पानी पिला दो और मेरा कमर बंद खोल दो, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर याद आ जाती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 साल की लड़की मिल जाती थी। जब वह पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई तो वह कहती धत और भाग जाती। वैसे ही एक दिन उसने पूछा तो उसने हाँ कहा। देखते नहीं ये रेशमोला सालू। यह सुनते ही लहना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ वह नहीं जानता। वजीरा, पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ चलेंगे। सूबेदार का घर रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तो सूबेदार बेड़े से निकल कर आया। बोला, लहना सिंह, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे जाकर मत्था टेकना चाहा, कहा आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू? अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा सिंह, पानी पिला दो, उसने कहा। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैं तेरे
को आते ही पहचान गई। एक काम कहती हूँ, तो मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमींदारी दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की भी एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों पर चले गए और मुझे उसकी दुकान के तख्त पर बिठा दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा, पानी पिला दो, उसने कहा। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी पर रख वजीरा सिंह बैठा और मांगता हुआ पानी जब वह मांगता तो वह पानी पिला देता। आधे घंटे तक लहना फिर चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत? कीरत सिंह? वजीरा कुछ समझ कर बोला, हाँ भैया, मुझे और ऊपर ऊंचा उठा लो, अपना पट्ट मेरे सिर पर रख लो। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, बस पानी पिला दो। अब की हार में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम का बाग है। जिस महीने में उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह की आंख से आंसू टप टप बह रहे थे। कुछ दिनों पीछे लोगों ने पढ़ा अखबार में, फ्रांस और बेल्जियम की 67वीं सूची, मैदान में घावों से मरा, नंबर 77, सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो इस तरह आप लोग सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा जी के द्वारा लिखी हुई कहानी, उसने कहा था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।